स्वागत है आपका हिस्ट्री विद के। और आज हम लोग सिंधु सभ्यता के पार्ट 2 को देखेंगे। पार्ट 1 की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, आप वहां से देख सकते हैं। पार्ट 1 में हमने जहां सिंधु सभ्यता के प्रारंभ के बारे में, उसके निर्माता, उसकी लिपि आदि के बारे में जानकारी दी थी, नगर निर्माण के बारे में देखा था, वहीं हम इस सेकंड पार्ट में इसके सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक जीवन के बारे में और इसके पतन के कारणों के बारे में जानेंगे। इससे पहले मैं बताना चाहूंगा, पहले पार्ट में छूट गया था कि इसके निर्माता कौन थे। सिंधु सभ्यता के निर्माता के संबंध में, मतलब कौन लोग थे ये? आर्य थे, सुमेर थे, द्रविड़ थे, कौन जाति के थे? यहाँ पर इस संबंध में विद्वानों के अलग अलग मत है। और इसमें कुछ कहते हैं कि सुमेरियन थे, क्योंकि इसके समकालीन सभ्यता थी मेसोपोटामिया की सभ्यता। मेसोपोटामिया के अंतर्गत सुमेरियन, काल्डियन, बेबीलोन की आदि सभ्यताओं का विकास हुआ था और उसी में सुमेर सभ्यता भी थी। तो ऐसा माना जाता है कि वो लोग यहाँ पर थे, लेकिन वो ज्यादातर उसका समर्थन नहीं करते हैं। दूसरे कहते हैं कि सभ्यता के जो लोग थे वो आर्य थे, लेकिन आर्यों के जो व्यवहार है, उनका जो रहन सहन था, जो खान पान था, वो इस सभ्यता से नहीं मिलता है। इस कारण से उनको भी नहीं मानते। तो निष्कर्ष रूप में इस सभ्यता के जो निर्माता है, यहाँ जो लोग थे, वो द्रविड़ माने गए। तो कभी प्रश्न पूछा जाए कौन थे, तो हम उसका जवाब देंगे द्रविड़ लोग थे निष्कर्ष रूप में। वैसे तो अलग अलग मत थे। अब हम इसके देखते हैं धार्मिक जीवन के बारे में कि इसका धार्मिक जीवन कैसा था। ये लोग जो सिंधु सभ्यता का हमें धार्मिक जीवन की जानकारी मिलती है, उसमें पहली बात तो यहाँ मंदिरों का अभाव, एक विशेषता तो यहाँ पर ये नजर आती है कि मंदिरों का अभाव है। कहीं पर हमें सिंधु सभ्यता में मंदिरों के प्रमाण नहीं मिलते हैं। मूर्तियों के तो मिलते हैं, परंतु मंदिरों के प्रमाण नहीं मिलते हैं। अब जो उत्खनन में जो वस्तुएं प्राप्त हुई है, उसके आधार पर उनके धार्मिक जीवन का हमें पता लगता है कि वो किन किन देवी देवताओं की पूजा करते थे, पूजन का क्या तरीका था, ये पता लगता है। वैसे भी किसी भी युग की अगर हम धार्मिक जीवन की बातें देखें तो किन देवताओं की पूजन करते थे, क्या तरीका है, यही सब बातें हर युग में आती। कुछ बातें निश्चित है, आर्थिक जीवन में क्या आएगा, सामाजिक में क्या आएगा और धार्मिक में क्या आएगा। तो यहाँ हम देखेंगे इनके धार्मिक जीवन का। तो पहली बात तो हम देख रहे हैं कि मंदिरों का अभाव है, यानी मंदिर नहीं थे। दूसरी बात, ये लोग जो इनकी प्रधान देवी थी वो थी मातृ देवी। मातृ देवी ये क्या थी? प्रश्न पूछते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप में कि सिंधु वासियों की प्रधान देवी कौन सी थी, तो इसका जवाब होता है मातृ देवी। एक मूर्ति मिली है एक महिला की, उसके गर्भ से कुछ पौधे ऐसे निकले हुए हैं। इससे पता लगाया कि ये इनकी प्रधान देवी थी। जननी के रूप में इनकी पूजा की जाती थी। तो सिंधु वासियों का तो पूजन करते थे मातृ देवी की। दूसरी पूजा करते थे ये लोग वृक्ष पूजा। ऐसे प्रमाण मिले हैं कि सिंधुवासी वृक्षों की पूजा भी करते थे, जैसे शेकूर है, बड़ है, लेकिन प्रधान जो प्रमुख रूप से पूजन की जाती थी वो ये लोग पीपल के वृक्ष की पूजा करते थे। अब ये पीपल के वृक्ष का कैसे बताएंगे, किस तरह से पता लगा कि पीपल की पूजा करते हैं? तो उनकी जो मोहरें मिली है, उनके जो बर्तन मिले हैं, तो उसमें उस तरह के चित्र बने हुए मिले हैं। इससे पता लगता है कि ये लोग पीपल की पूजा करते थे। आज भी पीपल की पूजा प्रचलित है, यानी हमारी सिंधु सभ्यता के समय से पीपल की पूजा होती आई है। तीसरा, ये पशु पूजा करते थे, पशुओं की पूजन भी करते थे। और इनकी जो पूजन करते थे मुख्य रूप से वो कुबड़दार बेल मिले हैं। कैसे, किस तरह की पूजा करते थे? बेल की पूजा करते थे। और बेल भी किस तरह का था? ये कुबड़दार बेल। और इसकी मूर्तियां मिली है ज्यादातर जगहों पे। और ये जो पूजन करते थे, तो यहाँ पर जो मूर्तियां मिली है
उनके ऊपर कुछ धुआं वगैरह भी मिला है, तो उससे पता लगा है कि इनकी कुछ जलाते होंगे ये अगरबत्ती जैसा या धूप जैसा, जिसके कारण वो इस तरह की हो गई है। तो पशु पूजा प्रचलित थी, वृक्षों की पूजन करते थे, मातृ देवी इनकी प्रधान देवी थी, और एक और करते थे ये पशुपति शिव की पूजन करते थे, पशुपति शिव की। ये कैसे पता लगा कि ये लोग पशुपति शिव की पूजन करते थे? यहां मोहनजोदड़ो में उत्खनन में एक त्रिभंगी मूर्ति मिली है, त्रिमुख वाली, और उनके सिर पर सींग है। वो एक ऊंचे आसन पर योग की मुद्रा में बैठे हुए हैं। वो उसको देख करके ऐसा लगता है कि ये भगवान शिव की मूर्ति रही होगी। तो उसके आधार पर उन्होंने ये पता लगाया और ये कहा कि ये लोग पशुपति शिव की पूजन भी करते थे। इसके अलावा सिंधु सभ्यता में लिंग एवं योनि पूजा भी प्रचलित थी। अनेक लिंग, जैसे आज शिवलिंग की पूजन करते हैं, उस तरह के मिले हैं, छल्ले मिले हैं, तो उससे लिंग और योनि की पूजन का भी प्रचलन था वहां पर। इस तरह की जानकारी मिलती है। कुछ नहीं बल्कि बड़ी संख्या में स्वास्तिक मिले। तो ऐसा लगता है कि आज जिस तरह से स्वास्तिक बनाया जाता है, ऐसे स्वास्तिक के चिन्ह भी वहां पर मिले हैं, तो वो लोग भी बनाते थे। और इसके अलावा बड़ी संख्या में ताबीज मिले। तो इसका मतलब है कि ये तंत्र मंत्र और जादू टोने में विश्वास करते थे। तंत्र मंत्र एवं जादू टोना में इनका विश्वास था, ऐसा माना जाता है सिंधु वासियों का। क्योंकि वहां पर जो मृतक संस्कार करते थे, जो मुर्दे मिले हैं, उनके खाने पीने के लिए जो पसंद की चीजें थी, वो नरकंकाल जो मिले हैं, उनके साथ ऐसी वस्तुएं रखी भी मिली है। तो ये लोक परलोक में भी विश्वास करते थे, पुनर्जन्म में विश्वास करते थे, भूत प्रेत में विश्वास करते थे, जादू टोने में विश्वास करते थे। बड़ी संख्या में ताबीज भी वहां पर मिले हैं। अब धार्मिक जीवन के अंतर्गत ही एक और चीज आती है, वो है मृतक संस्कार। यानी हम देखें मृतक संस्कार को कि ये लोग मृतक संस्कार किस प्रकार से करते थे। तो वर्तमान समय की तरह ही मृतक संस्कार की अलग अलग तरीके विद्यमान थे। आइए हम उनके बारे में जानें, क्योंकि इस पर परीक्षाओं में एक सेपरेट प्रश्न पूछा जाता है, सिंधु वासियों में मृतक संस्कार किस प्रकार से करते थे। तो हम यहाँ पर इसके बारे में जानें। मृतक संस्कार, जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसका अंतिम संस्कार जो करते हैं, उसके क्या तरीके थे। तो यहाँ पर सिंधु वासियों में 3 तरीके थे मृतक संस्कार के। मृतकों का एक तो कहलाता था पूर्ण समाधिकरण। दूसरा जो था वो कहलाता था आंशिक समाधिकरण। और तीसरा जो था वो कहलाता था दाह कर्म। ये 3 प्रकार के तरीके होते थे मृतक संस्कार के। नाम से ही दिख रहा है पूर्ण समाधिकरण। पूर्ण समाधिकरण का मतलब होता है शव को जमीन के अंदर ज्यों का त्यों दफना देना। बहुत सारे समाजों में इस तरह की परंपरा है कि शव, जब कोई व्यक्ति मर जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है, तो एक रीति के द्वारा उसको जमीन में गड्ढा खोद करके और जमीन में दफना देते हैं। ये प्रक्रिया थी, इसको कहते थे पूर्ण समाधिकरण। दूसरा तरीका था आंशिक समाधिकरण। सिंधु सभ्यता में मृतक संस्कार के बारे में पढ़ रहे हैं। आंशिक समाधिकरण का मतलब यह होता था कि पहले जीव को, मृतक को, जो मर गया है, डेड बॉडी है, उसको पशु पक्षियों के खाने के लिए जंगल में छोड़ देते थे, और कुछ दिन के बाद में शेष जो बचा भाग है, उसकी अस्थियां वगैरह है, उनको जमीन के अंदर गाड़ देते थे। तो इस तरह से ये कहलाता था आंशिक समाधिकरण। तीसरा तरीका और था,
ये भी आज प्रचलन में है, दाह कर्म। दाह कर्म का मतलब होता है कि शव को जला देना। आज भी इसी तरह से होता है, हिंदुओं में दाह कर्म की परंपरा है, ईसाइयों में, मुस्लिम समाज में पूर्ण समाधिकरण की परंपरा है। तो ये 3 प्रकार से होता था, पूर्ण समाधिकरण, आंशिक समाधिकरण और दाह कर्म। ऐसा कहा गया है कि जो मृतक है उसके साथ साथ कुछ वस्तुएं रख भी देते थे खाने पीने की, और बड़ी संख्या में शवाधान वहां पर मिले हैं, गर्त में मिले हैं। सिंधु सभ्यता में काफी संख्या में शवाधान प्राप्त हुए हैं। तो इस तरह से ये इनका धार्मिक जीवन था। अब हम इसके आर्थिक जीवन के बारे में देखें। सिंधु सभ्यता का आर्थिक जीवन कैसा था, अर्थव्यवस्था कैसी थी, क्या करते थे, वो हम इसमें जानते हैं कि उसका व्यापार कैसे करते थे, खान पान का क्या था, क्या साधन थे उनके पास, इस बारे में हम इसमें देखते हैं। तो इसमें देखेंगे आर्थिक जीवन में, किसी भी युग का जब आप आर्थिक जीवन पढ़ें तो उसमें आर्थिक जीवन, तो उसमें हम हमेशा कृषि, पशुपालन, माप तोल के साधन क्या थे और इस व्यापार क्या करते थे, ये सब बातें किसी भी युग के जब आप आर्थिक जीवन के बारे में देखेंगे तो ये पॉइंट्स जरूर रहेंगे, चाहे कोई सा भी हो, गुप्त काल हो, मौर्य काल हो, सिंधु सभ्यता हो, वैदिक सभ्यता हो, ये बातें जरूर रहेगी। तो पहला इसमें देखेंगे कृषि। इनका जो काम था, ये क्या करते थे, कृषि करते थे। अच्छी तरह से खेती करना इनको आता था। गेहूं, जौ, बाजरा, इस तरह के विभिन्न प्रकार की दालें, इनका ये लोग उत्पादन करते थे। पर ये बहुत सारे जो उत्खनन में खेत के प्रमाण मिले, कालीबंगन से भी मिले, हल वगैरह के प्रमाण मिले हैं कि हल का प्रयोग ये करते थे। जुते हुए जो खेत थे उस तरह के खेत मिले हैं। तो इससे पता लगता है कि ये लोग क्या करते थे, कृषि कार्य करते थे। अनाज को कूटने के लिए औखलियां मिली है, अनाज को पीसने के लिए अवतल चक्कियां मिली। उन चक्कियों को क्या कहा गया, अवतल चक्कियां। ऐसी जमीन में गड़ी हुई और ऊपर से उनको पीसने के लिए, बारीक करने के लिए, तो अवतल चक्कियां बड़ी संख्या में वहां पर मिली है। तो ये लोग क्या करते थे, कृषि। गाड़ियां मिली है वहां पर, खिलौने के रूप में गाड़ियां मिली है, तो हो सकता है कि उसका परिवहन के रूप में वो उपयोग करते हैं। अगर खिलौने बना रहे हैं बच्चों के लिए तो निश्चित रूप से उसका उपयोग भी वो लोग करते होंगे। कृषि करते थे। दूसरा काम करते थे ये लोग पशुपालन। पशुपालन, जहां भी कृषि हो रही है तो पशुपालन भी होगा ही। तो बहुत सारे पशुओं को ये पालते थे। जैसे बैल के बारे में हमने सुना ही है। घोड़े से ये अपरिचित थे, ऐसे प्रमाण मिले हैं कि मतलब कहीं पर ऐसे प्रमाण नहीं मिले हैं। वर्तमान में तो इस तरह की जानकारी मिल रही है, इस तरह की रिसर्च मिल रही है कि कुछ जगहों पर घोड़े की अस्थियां मिली है, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि प्रायः घोड़े से ये अपरिचित थे। घोड़े की जो था उसके बारे में जानकारी नहीं थी। इसके अलावा कुत्ता, गाय है, बैल है, भेड़ है, आदि जानवरों को ये पालते थे। तो कृषि के अलावा दूसरा कार्य था इनका पशुपालन। तीसरा जो ये कार्य करते थे वो करते थे शिल्पकला। शिल्पकला के अंतर्गत क्या करते थे ये कि एक तो मोहरे बनाते थे। बड़ी संख्या में मोहरे मिली है, मोहरों की काफी संख्या में मिली है। दूसरा ये मुद्रा तैयार करते थे, मुद्रा बनाते थे। और बर्तन निर्माण कला भी थी। सिंधु सभ्यता में बड़ी संख्या में बर्तन मिले हैं। यद्यपि ये लोहे से अपरिचित थे, ये भी बात ध्यान रखने की है कि सिंधुवासी किस धातु से अपरिचित थे। तो हम कहेंगे कि सिंधुवासी लोहे से अपरिचित थे। शेष धातुओं की इनको जानकारी थी, जैसे सोना है, चांदी है, तांबा है, और मिक्स मिला करके इनको भी बनाना इनको आता था। तो ये बर्तन बनाते थे,
कई तरह के बर्तन सिंधु सभ्यता में प्राप्त हुए। बर्तन के अलावा एक और कार्य था इनका, मूर्ति निर्माण कला। मूर्ति निर्माण, बहुत सारी सिंधु सभ्यता में अनेक मूर्तियां प्राप्त हुई। अभी हाल हमने जिक्र किया था, बात की थी, मातृ देवी की मूर्ति मिली है, त्रिभंगी मूर्ति मिली है, कुबड़दार बेल की मूर्ति मिली है, ऐसी अनेक प्रकार की मूर्तियां मिली है। तो ये मूर्ति निर्माण भी करते थे, मूर्तियां बनाने का कार्य भी करते थे। इसके अलावा ये विलेपन और चित्रकारी की कला में भी माहिर थे, काफी अच्छी चित्रकारी करते थे। बर्तनों के ऊपर काफी अच्छे चित्र बने हुए हैं। तो इससे पता लगता है कि सिंधुवासी चित्रकला में के बारे में भी अच्छी जानकारी रखते थे, बढ़िया चित्र ये लोग बनाया करते थे। वस्त्र निर्माण, एक सिंधु सभ्यता में कुछ कपड़ों के टुकड़े मिले हैं, ऊन में मिला है, कॉटन मिला है, कपास मिला है, बड़ी संख्या में तकलियां मिली है। तो इससे पता लगता है कि सिंधुवासी, क्योंकि कपड़ा जैसा टुकड़ा कहां से आया, तो वो लोग कपड़ा बनाना जानते थे, उसको रंगना जानते थे। तो वस्त्र निर्माण और वस्त्रों को रंगों में रंगना भी ये लोग अच्छे से जानते थे। एक कार्य और होता था वहां पर, मनके निर्माण। मनके क्या होता है, जैसे माला होती है ना, माला में दाना होते हैं, उनमें आर पार कोई धागा वगैरह पहनाने के लिए होता है। तो उस तरह के मनके बनाया करते थे, विभिन्न प्रकार पदार्थों के मनके बनाते थे। मनके निर्माण कैसे होता था, मनके कैसे बनाए जाते थे, इस पर मैंने एक वीडियो बना रखी है, काफी लंबी वीडियो है। अच्छे से उसमें मैंने समझाया है कि किन किन पदार्थों से मनके बनाते थे, कहां से लाते थे। उस लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, मन के निर्माण के बारे में आप वहां से पूरी जानकारी प्राप्त कर ले। अब इनका व्यापार कैसे होता था, क्या करते थे ये व्यापार के लिए। तो व्यापार इनका एक तो अपने क्षेत्र में होता था, जहां रहते थे वहां होता था, राज्य में होता था, वस्तुओं को बेचते थे। और ये भी पता लगा है कि ये बाट का प्रयोग करते थे, बाट का उपयोग करते थे। जैसे आधुनिक समय में बाट होते हैं, इस तरह के बाट ये अलग अलग होते थे, उनका प्रयोग करते थे। और इनका दूसरे राज्यों के साथ भी व्यापार होता था। जो मेसोपोटामिया की सभ्यता है, ईरान इराक है, इनके साथ व्यापार होता था। लोथल में गोदीबाड़ा मिला है, इस तरह का है कि ये जहाजों में सामान लाद करके, नावों में लाद करके और दूसरी जगहों पर भेजते थे, क्योंकि उन देशों में भी वो मुद्राएं मिली है जो यहाँ पर मिली है, जो वो वस्तुएं वहां भी मिली है, यहाँ भी मिली। तो इससे पता लगाया कि इन देशों के बीच में व्यापार होता था। तो ये आंतरिक व्यापार भी करते थे और बाह्य व्यापार भी करते थे। बाह्य व्यापार के लिए प्रायः नदियों, समुद्रों आदि का प्रयोग ये लोग करते थे। इस तरह से इनका आर्थिक जीवन था। अब इसके बाद हम देखेंगे इनका सामाजिक जीवन। किसी भी युग का अगर हम सामाजिक जीवन जाने, तो सामाजिक जीवन के लिए किसी भी युग को आप देखें तो एक तो हम देखते हैं कि सामाजिक संगठन कैसा था, क्या जाति व्यवस्था थी, वर्ण व्यवस्था थी आदि देखते हैं। दूसरा हम देखते हैं क्या खाते पीते थे, उनका रहन सहन कैसा था, मनोरंजन के क्या साधन थे, मृतक संस्कार कैसे करते थे, आदि सब बातें हम सामाजिक जीवन के अंतर्गत देखते हैं। तो आइए हम अब देखें हड़प्पा वासी या सिंधुवासियों के सामाजिक जीवन को। तो इनका जो सामाजिक संगठन था, अगर संगठन की बात करें तो कैसा था, इसमें वर्ण व्यवस्था नहीं थी, कोई जाति सिस्टम भी नहीं था, लेकिन योद्धा, पुरोहित, कृषक आदि वर्गों में यह समाज बटा हुआ था। इस तरह का सामाजिक संगठन था। कोई जातिगत भेदभाव वहां पर नहीं था, कोई छुआछूत नहीं था, कोई संप्रदायवाद वहां पर नहीं था। दूसरा अगर देखें इनका रहन सहन खान पान कैसा था, तो रहन सहन का मतलब होता था कैसे रहते थे।
तो इनके जो वस्त्र थे वो एक तो नीचे ये धोती जैसा वस्त्र पहनते थे और एक शॉल जैसा बाएं कंधे से दाएं कंधे की ओर ओढ़ते थे। और जो पुरुष होते थे वो भी प्रायः लंबे बाल रखते थे, दाढ़ी रखते थे, मूछें नहीं रखते थे। स्त्रियां भी लंबे बाल रखती थी, बालों के लिए क्लिप वगैरह का प्रयोग करते थे। ये इनका अगर खान पान देखिए, हम क्या खाते पीते थे, तो सिंधु वासियों के इस तरह के प्रमाण मिले हैं कि ये शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार के भोजन का सेवन करते थे। बड़ी संख्या में सिंधु वासियों में मछलियां पकड़ने के लिए कांटे वहां पर मिले हैं उत्खनन में। इससे पता लगता है कि ये मछलियां पकड़ करके और उनका सेवन करते थे। अब इसमें जो खान पान था इनका, हम कह सकते हैं कि शाकाहारी भी खाते थे और मांसाहारी भोजन भी करते थे। दूध से बने हुए विभिन्न प्रकार के पदार्थों का सेवन करते थे, जौ का उपयोग करते थे, गेहूं का उपयोग ये लोग करते थे, बाजरा करते थे, दालें खाते थे ये लोग। मांसाहारी में घड़ियाल है, घड़ियाल के अलावा मछलियां हैं और जीवों के मांस का सेवन ये लोग करते थे। अब परीक्षाओं में प्रश्न पूछा जाता है कि सिंधु वासियों के भोजन प्राप्त करने की रीतियां क्या थी, कैसे ये विभिन्न प्रकार के भोजन प्राप्त करते थे और इनको कौन उपलब्ध कराता था। आज आप देखेंगे कि कौन हमें ये चीजें देता है, तो अलग अलग प्रकार की वस्तुओं के लिए अलग अलग तरह के लोग हैं। इस तरह के सिंधु वासियों के भी थे। जैसे आप देखेंगे कि अलग अलग इसको समूह में अगर बांटे तो पेड़ पौधों से मिलता था। बहुत सी चीजें ऐसी थी जो कि इनको सीधे पेड़ पौधों से मिलती थी। तो इसको कौन लाता था, इसको एक संग्राहक समूह होता था, संग्रहण करने वाला। तो यह संग्राहक समूह जंगलों में जाकर के और इन वस्तुओं को प्राप्त करता और फिर सिंधु वासियों को उपलब्ध कराता था। कुछ लोग ऐसे थे जो स्वयं भी प्राप्त करते थे, तो उस वर्ग को बोलते थे संग्राहक, संग्रह करने वाला। तो पेड़ पौधों से जो चीजें प्राप्त होती थी। दूसरी थी दालें, ये लोग विभिन्न प्रकार की दालों का उपयोग करते थे, तो दालें मिलती थी। तीसरा था दूध, दही और तरकारियां, ये कौन देता था, तो कृषक समूह, जो कृषक वर्ग होता था, उस कृषक वर्ग से इनको दूध, दही और तरकारियां। आज भी हम देखते हैं कि किसान वर्ग जो होता है, कृषक होता है, वो कृषि भी करता है और पशुपालन भी करता है। तो पशुओं से दूध लेकर के वो उसकी आय का एक साधन है। वो शहरों तक और गांव में दूध देता है, डेयरियां वगैरह है। तो उस समय भी इस तरह से दूध, दही कृषक वर्ग उपलब्ध कराता था और विभिन्न प्रकार की सब्जियां, तरकारियां वगैरह, दालें, ये भी कृषक वर्ग उनको उपलब्ध कराता था। एक होता था इनको विभिन्न प्रकार का मांस और मछलियां, ये कैसे प्राप्त करते थे, तो इसके लिए आखेट होता था। आखेट के द्वारा पशुओं को पकड़ते थे, उनको मारते, उनका मांस का सेवन करते थे। और बड़ी संख्या में, जैसा मैंने बताया था कि कांटे मिले हैं वहां पर मछलियों को पकड़ने के, तो उससे पता लगता है कि, और खोल भी मिले, बहुत सारी हड्डियां मिली है, तो इससे पता लगता है कि वो लोग मांस और मछलियों का सेवन भी किया करते थे। तो ये बात आती है हमारे उनके रहन सहन और खान पान में। दो बातें देखी, एक तो हमने समाज का संगठन देखा और दूसरा देखा कि रहन सहन और खान पान क्या था। तीसरी बात थी आभूषण। ये लोग आभूषण प्रिय थे, स्त्री और पुरुष दोनों ही आभूषणों का उपयोग करते थे। बड़ी संख्या में भुजबंद और इसके अलावा से बालों में लगाने वाले क्लिप, ये बड़ी संख्या में मिले। इससे पता लगता है कि ये लोग आभूषण प्रिय थे। हार वगैरह भी मिले हैं, जो उत्खनन है उसमें कई प्रकार के हार मिले हैं, हाथी दांत से बने हुए भी हैं और धातुओं के बने हुए हैं। तो हार मिले हैं, भुजबंद मिले हैं, बड़ी संख्या में क्लिप मिले हैं, हाथों में पहनने वाले आभूषण भी मिले हैं, कड़े मिले हैं। तो वो आभूषण प्रिय थे और आभूषण पर्याप्त संख्या में वहां पर बनते भी थे। श्रृंगार प्रिय, सिंधुवासी श्रृंगार प्रिय थे, मतलब वो श्रृंगार करना पसंद करते थे। कुछ ऐसे पत्थर के डिब्बे नुमा मिले हैं जिनमें पाउडर जैसा कोई पदार्थ मिला है, तो संभवतः ऐसा माना जाता है कि वो श्रृंगार करने के लिए पाउडर को लगाते थे। लिपस्टिक जैसा पदार्थ मिला है
लिपस्टिक का उपयोग भी करते थे, बालों को सजाते थे। पुरुष लोग उस तरह का उपयोग भी करते थे। मनोरंजन के क्या साधन थे इनके? तो मनोरंजन के प्रिय थे। ढोलक जैसी रचनाएं वहां पर मिली है। पशुओं की लड़ाई देखते थे, नृत्य करना पसंद करते थे, संभवतः हो सकता है कि वो गायन वगैरह भी करते थे। बच्चों के लिए मनोरंजन के लिए विभिन्न प्रकार के छोटी जैसे गाड़ियां मिली है, कई प्रकार के खिलौने मिले हैं, तो बच्चे खिलौनों से खेलते थे। और कुछ ऐसे जैसे बैलगाड़ी होती है ना, इस तरह की गाड़ियां भी वहां पर बड़ी संख्या में मिली है। नृत्य कला, सिंधु वासी नृत्य प्रिय थे, नृत्य करते थे। और इसमें इसका प्रमाण कहां से मिला है कि कांस्य की नर्तकी की मूर्ति मिली है। सिंधु सभ्यता में कांस्य की नर्तकी की मूर्ति मिली है। उससे ये बात पता लगती है, क्योंकि स्वाभाविक है कि जिस कला को आप जानते ही नहीं है उसकी मूर्ति कैसे बनाएंगे। तो नृत्य करते होंगे तभी तो उन्होंने नर्तकी की मूर्ति बनाई। तो उस कांस्य की मूर्ति के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि सिंधुवासी नृत्य प्रिय थे और नृत्य कला से भी वाकिफ थे, उसके बारे में जानकारी रखते थे। इसी के अंतर्गत हम लोग यदि चाहें तो जो मैंने धार्मिक जीवन में पढ़ाया है, कौन सा? मृतक संस्कार, उस मृतक संस्कार को यहां भी उपयोग कर सकते हैं। मान लीजिए परीक्षा में प्रश्न पूछ लिया कि सामाजिक जीवन के बारे में बताइए, तो ये जो पॉइंट्स हम लिखेंगे उसमें मृतक संस्कार भी लिख सकते हैं। मृतक संस्कार को हम धार्मिक जीवन में और सामाजिक में दोनों में ही समान रूप से उपयोग कर सकते हैं। इसके बाद आप देखते हैं कि इतनी विकसित सभ्यता थी ये सिंधु सभ्यता, लेकिन इसका पतन कैसे हो गया, ये समाप्त कैसे हो गई? क्या हुआ ऐसा कि जिससे इतनी विकसित सभ्यता नष्ट हो गई? तो परीक्षाओं में भी ऐसा प्रश्न पूछते हैं और ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, बार बार इसको पूछा जाता है। सिंधु सभ्यता के पतन के कारण, सिंधु सभ्यता के पतन के कारण, ये एक सेपरेट प्रश्न पूछा जाता है। क्यों हुआ? इतनी विकसित सभ्यता का पतन कैसे हो गया? तो इसके लिए मैंने एक लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, आप उस में वहां से देखें इसको। मैंने इस पर एक विस्तृत वीडियो बनाया हुआ है कि इसके पतन के क्या कारण थे। जैसे अकाल था, महामारी था, बाढ़ था, भूकंप था, ऐसे कारण हैं, उनके बारे में विस्तार से उस वीडियो में बताया हुआ है। अब मैं कुछ प्रश्न दे रहा हूं, आप इन प्रश्नों को देखें और उनके उत्तर इस वीडियो में ढूंढें। ये सिंधु सभ्यता से संबंधित जो आपकी 12वीं की पुस्तक है उससे का पहला पाठ है और उससे संबंधित लगभग सभी बातों को मैंने इसमें लिया है। आप इसको अच्छे से देखें, वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर करें, इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मैं और भी इसी तरह के अच्छे अच्छे वीडियो बना करके आपकी मदद कर सकूं। थैंक यू वेरी मच।